Hello students, my name is Vishnu Badal and I am going to teach you social science. Here in this video we are going to solve yearly assessment in Bridge course. So welcome to the Devasya International School online classes and let's start our question number 1. Select proper option for the following questions and write answers. So हमको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द 4 ऑप्शंस. So first question is which lakes or which kind of lakes are formed due to the meandering of rivers. रिवर्स के meandering होने पर किस तरह के लेक्स बनते हैं. तो meandering मीन्स कुछ इस तरह की कंडीशन होती है कि जिसमें रिवर्स जो फ्लो हो रही होती है वो रिवर्स फ्लो होते होते ऐसे जब टर्न लेती है, ये टर्न लेने की वजह से टर्न लेकर के फिर आगे ऐसे मुड़ती है. ये जो टर्न की वजह से यहाँ पर जो एरिया बनता है ये धीरे धीरे करके रिवर्स कुछ लॉन्ग टाइम के बाद में इसका ये मेंडरिंग बढ़ती चली जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये रिवर्स पूरी तरह से ऐसे जॉइंट हो जाती है, जॉइंट होके फिर ऐसे जाती है और एक बार जॉइंट हो जाने के बाद में फिर अगेन ये यहाँ से कट हो जाती है और इस चीज़ में टाइम लगता है, देन अगेन फिर वो ऐसे ही जाने लगती है. सो यहाँ पर इस एरिया में जो पहले ये राउंड सर्कुलर एक स्पेस बन गया है जहाँ पर पानी भरा था यहाँ पर. सो इस लेक को जब ये छूट जाती है रिवर पे डायरेक्टली यहाँ से ऐसे बाईपास होकर निकल जाती है तो यहाँ पर पानी भरा रह जाता है. इस एरिया को लेक बोला जाता है और इसे एक तरह से ऑक्सबो कहा जाता है. ये मेंडरिंग की वजह से, मुड़ाव की वजह से, मुड़ने की वजह से होता है. ठीक है. सो ये हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ये ऑक्सबो. और जो ऑप्शन है लगून है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी लगून्स में क्या होता है, जो ओशियंस में सपोज़ ये लैंड वाला इलाका है और ओशियंस में अगर यहाँ पानी भरा हुआ है तो ओशियंस में जो ये लहरें आती हैं ऊंची ऊंची, ठीक है, ये लहरें आने की वजह से यहाँ पर ये पानी जो यहाँ पर गिरता है लैंड के ऊपर तो यहाँ पर पानी ज़मीन को काटता है और यहाँ पे गड्ढे बनाता है. इन गड्ढों के बनने से एक लंबे टाइम के बाद में एक बड़ा सा डीप होल बन जाता है और जहाँ पर पानी स्टोर रहता है. तो इस तरह के गड्ढों में जब पानी जमा हो जाता है तो इन्हें लगून्स कहा जाता है और ये ओशियंस के किनारे पर ही बनते हैं. ओशियंस जहाँ से पास होते हैं उन एरियाज़ में बनते हैं. सो दे आर लगून्स. और ये ओवल शेप या स्क्वायर शेप इस तरह की कोई स्पेसिफिक लेक्स नहीं होते हैं. ये उनके शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बाई चांस रैंडमली नेचुरली अगर उनका शेप ओवल शेप जैसा हो गया, ठीक है, या फिर स्क्वायर शेप जैसा हो गया तो उन्हें कह सकते हैं कि ये ओवल शेप में या स्क्वायर शेप में है. बट इस तरह की कोई कैटेगरी लेक्स की नहीं होती है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. उनके क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं कि लेक सलाइन है तो उसके हिसाब से उनके टाइप बनाए जाते हैं. मीठे पानी की है, ठीक है, नॉर्मल वाटर की है, नॉन सलाइन वाटर की है तो उसे लेक कहा जाएगा. किस रीजन में बन रही है, पहाड़ों के इलाके में बन रही है या लैंड एरिया में बन रही है, बेसिन्स में बन रही है, डेल्टास में बन रही, उनके हिसाब से उन लेक्स के क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर होते हैं. सो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑक्सबो. देन सेकंड क्वेश्चन इज विथ whom. फर्स्ट वन आंसर इज ऑक्सबो. विथ whom डिड द ब्रिटिश फाइट द थर्ड मैसूर वॉर. तो ब्रिटिश ने थर्ड मैसूर वॉर किसके सामने फाइट किया था. तो इनके ऑप्शंस में हमारा टीपू सुल्तान, बी मराठा, सी निज़ाम एंड डी हैदर अली है. सो इन दिस केस ये उस टाइम पर जो फाइट हुई थी थर्ड मैसूर वॉर, ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नर जो थे उस टाइम पर कॉर्नवालिस, उनके बीच में हुआ था. और ब्रिटिश की तरफ से जो फाइट करने वाली एजेंसी थी या ग्रुप था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं. ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से आई थी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के साथ में थर्ड मैसूर वॉर किया था. और इस मैसूर वॉर के पीछे भी कहानी है कि ये ब्रिटिशर्स ने अपना फोर्ट्स वगैरह बना लिया था और वो फोर्ट्स जो हैं वहाँ बनाने के बाद में वो रेसिडेंस की तरह रहने भी लगे थे. सिक्योरिटी बढ़ा दी, अपनी आर्म फोर्स बढ़ा दी थी और वो आसपास के एरियाज़ में अपना जो डोमिनेशन है वो बढ़ाने की ट्राई कर रहे थे, वर्चस्व बढ़ाने की ट्राई कर रहे थे, कब्ज़ा करने की ट्राई कर रहे थे. और जो इंडियन रूलर्स की वहाँ पे जो निज़ाम थे टीपू सुल्तान, उनकी जो पॉलिसीज़ थी या उनके जो पावर थी उसको चैलेंज कर रहे थे इनडायरेक्टली. सो ये टीपू सुल्तान को पसंद नहीं आया था. उन्होंने इस
फोर्ट पर अपनी सेना भेज करके हमला कर दिया था कि ब्रिटिशर्स को रोकने का, इनकी अपनी मनमानी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फाइट की थी और ये फोर्ट पर हमला कर दिया था। एंड अटैक करने के बाद में वहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो सैनिक भाग गए, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी फाइट करने की, और कुछ ब्रिटिशर्स भाग गए। और जो सिविलियंस थे वहाँ पर रहने वाले फैमिली मेम्बर्स थे, वुमन थी एंड बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तो उन सबको वहाँ पर कैद कर लिया गया था। एंड उन्हें एक जेल में बंद करके मार दिया गया था। तो इस वजह से ये जो हिस्ट्री में ये एक पॉइंट था, उसको होलोकॉस्ट कहते हैं, और इस ब्लैक होल कहते हैं, सॉरी, ब्लैक होल नाम के इंसिडेंट के तौर पर याद किया जाता है। और ये बहुत बुरा हुआ था, और जिसके बाद में फिर हमारे जो दूसरे ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में वॉर का डिक्लेरेशन किया था, और उसी दौरान इस वॉर को थर्ड मैसूर वॉर कहा जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान की जो है वो हार हुई थी। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन ए, दैट इज टीपू सुल्तान। देन थर्ड नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इनमें से हम बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। मीन्स बाकी के 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट हैं। सो हमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसे फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए में है हमारा, द बैटल ऑफ द प्लासी वॉज फॉट इन 1757। सो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट राइट है कि बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में ही हुआ था। एंड बी इज सेकंड नंबर, द कंपनी गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास ऑफ बंगाल ड्यू टू द बैटल ऑफ प्लासी। मीन्स बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद में ब्रिटिशर्स इस बैटल को जीत गए थे। तो जीतने के बाद में उन्हें बंगाल के 24 सिटीज़ जो थी, एरियाज थे, इनको उस टाइम पे परगनास कहा जाता था, उन पर उनका कब्ज़ा हो गया, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो उस एरियाज में वो चाहें इस तरह का पॉलिसी लगाकर जिस तरह से चाहें उस तरह से रूल कर सकते थे। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा राइट है। देन हम ऑप्शन डी पे चलते हैं, द सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बात सही है कि बैटल ऑफ प्लासी जो था, इसमें उस टाइम पर जो नवाब थे, मीन्स ब्रिटिशर्स ने फाइट किसके अगेंस्ट में किया था, या कि इस बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन आपस में लड़े थे, फाइट किए थे। सो उसमें ब्रिटिशर्स थे और सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला ने जो है वो फाइट की थी ब्रिटिशर्स के सामने, और उसमें वो हार गए थे, और इसलिए ब्रिटिशर्स का फ्री होल्ड आ गया था 24 परगनास में। देन सी ऑप्शन इज, द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा ड्यू टू द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसमें जो दीवानी राइट्स है ये कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर में मिले थे। ये बैटल ऑफ प्लासी की बात हो रही है। सो 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और बक्सर का बैटल ये 1764 में हुआ था, कुछ साल के बाद में, करीब 7 ईयर्स बाद में हुआ था। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन बना था? पहले तो मीन्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब उस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिंपल जो चीफ होते थे, जनरल्स होते थे, वो वॉइस रॉय उन्हें नाम दिया जाता था। तो वो हैंडल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इंडिया में डिफरेंट किंग्स और जो निज़ाम बादशाह वगैरह होते थे उनके साथ में वो अपने कॉरपोरेशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाया करते थे, और ट्रेड के लिए परमिशन वगैरह मांगा करते थे, और अपनी पॉलिटिक्स जो भी थी इंडिया के ऊपर या लैंड्स के ऊपर अपना होल्ड रखने के लिए वो सब कुछ वो लोग करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में, ये बैटल ऑफ बक्सर वगैरह के बाद में, इंग्लैंड की क्वीन ने या इंग्लैंड गवर्नमेंट ने ही डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर ले लिया था, और जो रीजन था इंडिया का, उस रीजन पर रूल करने के लिए या पॉलिसीज़ बनाने के लिए या इंडियन किंग्स के साथ में बातचीत करने के लिए, टॉक्स करने के लिए अपना एक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया था। तो उस ऑफिसर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो गवर्नर ऑफ जनरल बंगाल में बनाया गया था। और
इसी तरह से दूसरे भी जर्नल थे जो मद्रास में एंड बॉम्बे में थे। ये दोनों ही जर्नल टोटल 3 थे, तो इनमें से बंगाल वाले को ज़्यादा अथॉरिटी दे दी गई थी, पावर ज़्यादा दे दी गई थी इंग्लैंड के द्वारा। और बाकी के दोनों जो जर्नल थे मुंबई बॉम्बे एंड मद्रास वाले, उनको इसके अंडर में इसको रिपोर्ट करना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा वॉरेन हेस्टिंग बना था। देन 5th नंबर क्वेश्चन, सो वॉरेन हेस्टिंग, लेट्स टेक द आंसर वॉरेन हेस्टिंग। एंड नेक्स्ट इज what is it called when the mountains separate the water flow of river from one another? मीन्स रिवर्स जो होती है, माउंटेन तो मूव करते नहीं है लेकिन रिवर्स फ्लो करती है। तो रिवर्स जब फ्लो कर रही होती है और बीच में अगर कोई माउंटेन आता है, तो उन माउंटेन्स की अगर जो सरफेस है जिसके साथ में रिवर जो है वो स्ट्राइक होने वाली है, अगर वो काफ़ी साफ है, शार्प है, इस तरह से अगर मैं पिक्चर बना के दिखाना चाहूँ तो अगर ये माउंटेन है और इसकी जो ये एज है ये थोड़ी साफ़ है और यहाँ से अगर रिवर आ रही है तो ये रिवर आएगी, तो यहाँ से साफ़ होने की वजह से रिवर जो है वो 2 वेज में डाइवर्ट हो जाएगी इस तरह से, और ये बढ़ जाएगी और देन आगे इस तरह से घूमते हुए फिर निकलती है। सो इस तरह से रिवर जो होती है एक स्ट्रीम में से 2 स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती है या सेपरेट हो जाती है। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज अ वाटर डिवाइड। सो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी रहेगा, water divide. This will be the our answer. Then next question is 6. Which of the following is not a peninsular river? तो नीचे दी गई 4 रिवर्स में से या 4 ऑप्शन में से कौन सी रिवर ऐसी है जो पेनिनसुलर रिवर नहीं है? तो पेनिनसुलर का मीनिंग ये रहता है कि आपने इंडिया को जैसे देखा हो कि इंडिया का जो साउथ पोर्शन है वो ऐसा, इंडिया का ये जो साउथ पोर्शन है वो 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। यहाँ पर भी ओशियन है, यहाँ भी ओशियन है और यहाँ भी ओशियन है। तो ऐसा लैंड मास जो मोस्टली मिनिमम 3 प्लेसेस से या 3 डायरेक्शन से कवर्ड हो विथ ओशियन और वाटर, दैन दैट लैंड मास इज़ कंसिडर्ड एज ए पेनिनसुला। और इसके अंदर बहने वाली रिवर को पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो ऐसी कितनी रिवर्स हैं जो इसमें 4 ऑप्शन में से पेनिनसुलर रिवर है और कौन सी वाली नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर जो गोदावरी है वो साउथ इंडिया में ट्रैवल करती है, सो ये पेनिनसुलर रिवर है। बी कृष्णा वो भी इसी में से ट्रैवल करती है, तो ये भी है। एंड डी जो है कावेरी वो भी साउथ इंडिया में ही ट्रैवल करती है, तो ये भी पेनिनसुलर रिवर मानी जाएगी। सी ऑप्शन जो है कोसी, वो दैट इज़ नॉट द पासिंग इन द साउथ इंडिया रीजन, एंड दिस कोसी इज़ पासिंग फ्रॉम द नेपाल and then Nepal, Bhutan and Patna, Bihar area. So that is why it is not a peninsular river. So option C is the right answer here. Then next question is 7 number, which of the following lake is used for producing salt? तो सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी लेक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सीधी सी बात है, जिस लेक का वाटर सलाइन होगा, नमकीन होगा, उसमें से ही सॉल्ट बन सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ढेबर, सांभर, वुलर और नल। तो ये ढेबर, वुलर और नल जो हैं ये मीठे पानी की या स्वीट वाटर की लेक्स हैं। तो इनके अंदर सलाइन या सॉल्ट की अमाउंट होती नहीं है, तो इसमें से सॉल्ट नहीं बन सकता। और सांभर जो है वो राजस्थान में है, इसके अंदर सलाइन वाटर होने की वजह से इस वाटर का इस्तेमाल सॉल्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो the lake that is used for producing the salt is Sambhar. Then next question is question number 8, which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगेन सो 3 ऑप्शंस आर राइट एंड 1 ऑप्शन इज रॉन्ग, सो दैट रॉन्ग ऑप्शन और इनकरेक्ट ऑप्शन वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट इज कि टाइडल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन गंगा डेल्टा, दैट इज़ राइट। ये टाइडल फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं गंगा के डेल्टा में। यहाँ पर अगर आप इंडिया का इस तरह से मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, यहाँ से बांग्लादेश और वो ईस्ट इंडिया स्टार्ट होता है, और गंगा जो है हमारी वो हिमालय के एरिया से गंगोत्री से होते हुए से पास होते हुए यूपी एंड बिहार से होते हुए देन वेस्ट बंगाल में जाते हुए यहाँ पर आकर के एंड होती है। तो ये यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, और इसी रीजन में यहाँ पर ओशन भी है नीचे, और ये गंगा यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर काफ़ी जो लैंड होती है वो फॉरेस्ट, यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा ग्रो होता है, और इस एरिया में
जो है वो ये टाइडल फॉरेस्ट मीन्स इस तरह के मैंग्रोव्स टाइप के, इन टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव्स भी कहा जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इस तरह के प्लांट और जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो होते हैं, और इनकी खासियत ये रहती है कि इनकी रूट्स जो होती है वो पानी से बाहर निकली रहती है, और ये बहुत डेंस होते हैं, एक साथ लगे रहते हैं झाड़ियों की तरह। एंड इनकी रूट्स जो बाहर रह करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, तो ये रेस्पिरेशन के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने रूट्स को। तो इस तरह के प्लांट्स को टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट वन। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दैन टर्पेंटाइन इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम द लिक्विड ऑफ द चीड ट्री। तो टर्पेंटाइन चीड ट्री से बनता है या किड ट्री से बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, चीड ट्री में से टर्पेंटाइन ऑयल बनाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सुंदरी वुड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द बोट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि ये सुंदरबन जो जहाँ पर डेल्टा बन रहा था बंगाल वाले एरिया में, वहाँ पर ये सुंदरबन के सुंदरी ट्रीज होते हैं, उनकी वुड से बोट बनाई जाती है। एंड थॉर्नी बुश अकर्स इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ द हिमालय वाले रीजन में कांटे वाले जो बुशेस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो अपना डी आंसर जो है वो राइट है कि हिमालय रीजन में थॉर्नी बुश पाए जाते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से ये 9 नंबर, विच आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो गंगा जिस रीजन से निकलती है, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो इस रीजन में ये इंडिया वाले इस रीजन के अंदर गंगा जो यहाँ से निकल करके यूपी से होते हुए जाती है इस तरह से, तो यहाँ पर साथ में उसके यमुना भी पैरेलली जाती है। एंड देन आगे जा करके इसके अंदर घाघरा, गंडक एंड कोसी, क्योंकि अभी बताया था कोसी भी पटना से होते हुए पास होती है, तो ये गंगा में जा कर के मिलती है। सो ये घाघरा, गंडक एंड कोसी एंड यमुना, ये 4 रिवर्स हैं जो गंगा में जा कर के मिलती हैं। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर एज अ ट्रिब्यूटरी। और बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यमुना राइट है, घाघरा राइट है, कोसी राइट है, बट चंबल नहीं होती, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है।